अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं, मिजाज बखैर हैं। ये आपका सबक है द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बेटा 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है और 4 लेक्चर्स में मैंने कोशिश की है कि इसको मैं कवर कर दूं। आज नई बुक जो है उस पर सफ़ा नंबर 40 है। सफ़ा नंबर 40 पे जो पहला पैरा शुरू हो रहा है वहाँ से मैं शुरू करूँगा। इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस कर दी हैं, अल्फाज बानी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ वैसे ही कि इसमें है क्या क्या। असल में ये बात किसके बारे में हो रही है? अब्दुर्रहमान फर्स्ट है, अब्दुर्रहमान थर्ड है, यानी बनो उमैया का एक शहज़ादा जो बचा और उसने स्पेन में जाके अपनी हुकूमत कायम की। फिर उन्होंने वहाँ खिलाफत बना ली। उन्होंने वहाँ क्या क्या तरक्कियाँ की, बहुत काम किया उन्होंने। स्पेन में बेटा उन्होंने बहुत काम किया और दुनिया याद करती है उनके काम को। आइए हम भी डिस्कस करते हैं, हम भी याद करते हैं। एज ऑलवेज अंडर द डायनेस्टी सोवरेनिटी इन मुस्लिम वर्ल्ड वेस्ट और ईस्ट वाज अनस्टेबल। कहता है, राइटर कहता है फिलिप के हिटी, वो कहता है कि जैसे मशरक हो या मगरब, मुसलमानों की कोई भी मुसलमानों का शाही खानदान था, मशरक हो या मगरिब हो, मुसलमानों की हुकूमत वहाँ डामाडोल रही। तो अनस्टेबल का मतलब होता है डामाडोल रही। इन स्पेन में द उमैयद डायनेस्टी केप्ट द नॉमिनल रूल फॉर द टाइम अब्दुर्रहमान फर्स्ट इम्पोज्ड इट। अब्दुर्रहमान फर्स्ट ने जैसे हुकूमत कायम की, वाजबी सी हुकूमत कायम रही। वहाँ भी नॉमिनल रूल है, वाजबी सी हुकूमत, मामूली सी हुकूमत वहाँ कायम रही। बट बाय द टाइम ऑफ एक्सेशन ऑफ नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फिगर ऑफ डायनेस्टी, इस सल्तनत का, इस शाही खानदान का, इस डायनेस्टी का जो अगला मुमताज़, वो कहता है ना कि आउटस्टैंडिंग फिगर, शानदार। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है शानदार, मुमताज़, आला जो नुमाया शख्सियत अब्दुर्रहमान थर्ड ने जब तख्त नशी हुआ इन द ईयर 912, 912 में, याद रखिए 912 में जब अब्दुर्रहमान थर्ड आया। ये सवाल आते हैं, वैसे भी ये मालूमात आपके जहन में होनी चाहिए, ये आपकी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल नाफरमानी बेटा ये होती क्या है? जब सिविल लोग नाफरमानी करते हैं, जैसे कह देते हैं कि हुकूमत को टैक्स नहीं देते, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नाफरमानी करते हैं। सिविल नाफरमानी, ट्राइबल रिवॉल्ट्स और जो कबाइल के झगड़े थे, हैड रिड्यूस द मुस्लिम स्टेट ऑफ स्पेन टू द सिटी ऑफ कार्डोवा एंड इट्स नेबरहुड। तो इन मुस्लिम, ये जो कबाइली झगड़े थे और सिविल नाफरमानी थी, उन्होंने मुसलमानों के जो सल्तनत थी इसका दायरा कार महदूद करते करते इनको महदूद कर दिया था। कहाँ तक? करतबा के सिटी तक महदूद कर दिया था। अगला पैरा शुरू होता है, अब आपको समझ आ गई। अब्दुर्रहमान फर्स्ट ने हुकूमत कायम की, जैसे तैसे रही, नॉमिनल रूल, एक अहम वर्ड इसमें नॉमिनल रूल है। अब्दुर्रहमान थर्ड जब आए तो मुसलमानों की जो हुकूमत थी वहाँ पे स्पेन में, वो महदूद हो के कहाँ तक रह गई थी? सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से रिवॉल्ट भी थे और रिड्यूस्ड मुस्लिम स्टेट कहाँ तक? कार्डोवा तक। अब्दुर्रहमान थर्ड आया, इंटेलिजेंट था, पुरज़म था, दलेर था और ये भी ब्रेव था। अब इसने क्या किया? इसने अब्दुर्रहमान थर्ड लाइक हिज इलस्ट्रियस प्रीडिसेसर, इसने अपने पेशरो की तरह, इसने अपने प्रीडिसेसर होता है पेशरो और जो आने वाला होता है उसे कहते हैं जानशी। वॉज अ यंग मैन विद व्हेन ही टुक ऑफिस, वो भी एक नौजवान था 23 का, बीइंग ओनली 23 साल का एक नौजवान था। उसने क्या, लाइक हिम आल्सो वाज अ यूथ ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये भी बड़ा इंटेलिजेंस का और डिटर्मिनेशन का बंदा था, बड़ा ज़हीन था और पुरअज़्म था। वन बाय वन ही रिकंकर्ड द लॉस्ट प्रोविंसेस, एक एक करके उसने अपने जो खोए हुए सूबे थे वो सारे के सारे जो मतलब उनके हाथों से निकल गए थे दोबारा फतह कर लिए। कंकर्ड लॉस्ट प्रोविंसेस मैंने लिख दिया है इसमें। एंड रिड्यूस देम टू ऑर्डर, उनको ले आया कहाँ? उनको ले आया एक ऑर्डर में, नज़्म व ज़ब्त में। एंड एडमिनिस्ट्रेट देम विद सगेस्ट्री एंड एबिलिटी, और उनको बड़ी अक्लमंदी के साथ, सगेस्ट्री है, काबिलियत है, अक्लमंदी है, सख्ती है, उसके साथ बड़ी काबिलियत के साथ उनको एडमिनिस्ट्रेट किया, उनको मुनज़्ज़म किया। अब आपको समझ आ गई आते ही क्या काम किया? पहले जो लॉस्ट प्रोविंसेस थे उनको दोबारा उसने रिकंकर कर लिया। तो बेटा फिर क्या हुआ? हिज रियन लास्टेड फॉर 50 ईयर्स, उसका ये दौर चला 50 साल तक। उसका ये दौर कितने तक चला? 50 साल तक चला। फ्रॉम 1912 टू 1961, 50 साल उसका दौर। ये बहुत बड़ा दौर होता है किसी का। ये अकबर बादशाह का भी दौर तकरीबन इतना ही है। इसने 50 साल बेटा हुकूमत की, एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम फॉर दैट डे। कहता है कि गैर मामूली हद तक, एक्सेप्शनली होता है गैर मामूली, ये कहता है मामूल की बातें, एक्सेप्शनली होता है गैर मामूली तौर पर बहुत लंबा अरसा है।
तो कहते हैं कि इट वॉज सिग्नलाइज्ड, सिग्नलाइज्ड पहले ही बात हो चुकी है कि नुमाया मकाम, इसकी नुमाया बात क्या है, सिग्नलाइज्ड इसकी नुमाया बात क्या थी कि पॉलिटिकली बाय द प्रोक्लेमेशन बाय द अमीर ऑफ हिमसेल्फ एज कैलिफ, कि उसने सियासी तौर पे जो नुमाया बात ये थी कि उसने अपने आप को लक़ब दे दिया, किसका, अमीर से खलीफा का लक़ब उसने इख्तियार कर लिया बेटा। तो विद हिम, उसके साथ ही उमैयद कैलिफेट इन स्पेन बिगन, स्पेन में उसके साथ ही स्पेन में बनु उमैया की खिलाफत शुरू हो गई। अब कहेंगे जी पहले भी तो थी, पहले हुकूमत थी, वो अमीर कहलाते थे, अब उन्होंने खिलाफत शुरू कर दी, तो खिलाफत का मकाम जरा सा मुख्तलिफ होता है। तो कहता है हिज रीजन, उसका दौर, एंड दैट ऑफ हिज टू इमीडिएट सक्सेसर्स, इमीडिएट क्या होता है, उसके वैसे सक्सेसर तो बहुत होते हैं, उसके बाद बहुत से लोग आए, फौरन बाद का मतलब होता है जो उसके फौरन बाद जो दो आए वो, और उसके फौरन बाद इमीडिएट सक्सेसर, दो आने वाले जानशी। पहले मैंने प्रीडिसेसर कहा था, वो पेशरो है, और ये सक्सेसर है, जानशी है। याद रखिए, कहीं वो बंदा आपसे पूछ सकता है या आपको कहीं बताना पड़ सकता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। मार्क द हाइट ऑफ मुस्लिम रूल इन द वेस्ट, तो ये खास मुकाम रखते हैं वो, और दो आने वाले लोगों का जो दौर हुकूमत है वो मगरब में मुसलमानों के दौर हुकूमत में खास मुकाम रखते हैं। उन्होंने एक मार्क है, एक निशान मकाम पैदा किया इन दिस पीरियड, इसी दौर में, रफली द 10th सेंचुरी, तकरीबन ये 10वीं सदी होगी, 10वीं सदी होगी। उमैयद कैपिटल ऑफ कार्डोवा, ये कुर्तुबा का जो बनु उमैया का जो दारुल खिलाफा था कार्डोवा, टुक इट्स प्लेस एज द मोस्ट कल्चर्ड सिटी इन यूरोप, उसने यूरोप में सबसे तहजीब व तमद्दुन के एतबार से सबसे कल्चर्ड, सबसे मुतमद्दन शहर के तौर पर एक नाम कमाया। तो एंड विद कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बगदाद, ये कॉन्स्टेंटिनोपल मैंने पहले बताया था क्या है, कस्तंतुनिया जिसे इस्तंबुल कहते हैं, बगदाद और इस्तंबुल के साथ साथ ये तीसरा शहर था एज वन ऑफ द 3 कल्चरल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 3 ही बड़े शहर थे, कल्चरल सेंटर थे, एक बगदाद था, दूसरा कस्तंतुनिया था, इस्तंबुल जिसे कहते हैं, तीसरा ये स्पेन था, यानी कुर्तबा था जहाँ उनका दारुल खिलाफा था। तो ये बेटा इतना बड़ा मकाम है, आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ सबक नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री है। इसको अपने जहन में रखें कि उन्होंने कितना बड़ा मकाम वहाँ पे कमाया, क्यों कमाया, क्या था वहाँ पे, व्हाट वाज देयर दैट gave them such kind of magnitude, such kind of name, such kind of fame। तो किसने दिया उनको इतना बड़ा नाम कि वो 3 बड़े बड़े शहरों में उनका नाम आया। तो बेटा एक तो था 70, कहता है कि विद इट्स 113,000 होम्स, 1,13,000 घर थे, 21 सबर्ब्स, 21 अजला थे, उसके ज़िले कितने थे, सबर्ब थे, मौज़ियात कितने थे बेटा, 21 थे, और फिर 70 लाइब्रेरीज, 70 लाइब्रेरियाँ, न्यूमरस बुक शॉप्स और अनगिनत किताबों की दुकानें, मसाजिद थी, पैलेसेस थे। मैंने तकरीबन इसमें लिखा है लाइब्रेरीज, बुक शॉप, मसाजिद, मैंने ये कूजे में दरिया बंद करने की कोशिश की, पैलेसेस थे और पैलेसेस थे। इट एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम, जिन्होंने फिर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की, एंड इंस्पायर्ड एव एंड इल्यूमिनेशन इन द हार्ट ऑफ ट्रैवलर्स। एव आसम आप कहते हैं ना, ऑफ तो AWE है, तहय्यर, हैरत और तारीफ और तौसीफ के जज्बात पैदा कर दिए किन के दिल में, इन द हार्ट ऑफ ट्रैवलर्स, तो मुसाफिरों के दिल में बड़ा, यानी कि मुस्याहों के दिल में बड़ी इज्जत पैदा कर दी। वेयर इन 700 ईयर्स ऑफ, सॉरी कहता है कि इट एंजॉयड माइल्स ऑफ पेव्ड स्ट्रीट, उसमें माइल्स ऑफ बेटा बड़ी बड़ी पुख्ता उसमें गलियां थी, स्ट्रीट थी, पेव्ड स्ट्रीट, पुख्ता सड़कें होती हैं, हमारे गलियां जैसे कच्ची होती है ना, कच्ची नहीं थी, पक्की सड़क गलियां थी, हमारे पक्की गलियां आज बन रही हैं, वहां तब थी 900 समथिंग में, 10वीं सदी में, आज 2000 सन 2000 है, तो 1000 साल गुजर गया, यूं कह लें आप। तो कहता है कि एंजॉयड माइल्स ऑफ पेव्ड स्ट्रीट्स इल्यूमिनेटेड, जो जगमगाती थी, इल्यूमिनेट होता है जगमगाना, बाय लाइट्स फ्रॉम द बॉर्डरिंग हाउसेज, बॉर्डरिंग हाउसेज से जो जगमगाती थी, और वहाँ पे वेर, अच्छा ये क्या था बॉर्डरिंग हाउसेज, यानी कि वहाँ पे लैंप लगे हुए थे, जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, आज भी कहीं हैं कहीं नहीं है, वहाँ तब स्ट्रीट लाइट्स थी। आप कहते हैं यार लाइट, बिजली तो थी नहीं, बिजली कहाँ से आ गई, तो भाई बिजली नहीं होगी तो लैंप होंगे, तेल से जलते होंगे, मशालें थी तो मशल जलती थी, मशल जलती थी, तेल से जलती थी, लोग जलाते थे और बहुत कमाल था। आगे आने वाली बात समझे जरा, आपको पता भी होगा। वेयर 700 ईयर्स आफ्टर दिस टाइम, उससे 700 साल बाद भी, तवज्जो तलब बात है, इसके 700 साल बाद भी देयर वाज नॉट सो मच एज वन पब्लिक लैंप इन लंदन। बेटा उसके 700 साल बाद भी लंदन में एक भी लैंप नहीं था, एक भी पब्लिक लैंप, मतलब एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक भी गली में लाइट नहीं थी। ये सब कुछ क्या था,
स्ट्रीट लाइट्स कहाँ पे थी, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि स्ट्रीट लाइट्स कहाँ थी, सिर्फ कार्डोवा में थी, कुर्तबा में थी, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स थी और लंदन में 700 साल बाद भी नहीं थी। अगली बात भी जरा सुनिए, कमाल की बात है, इन पेरिस सेंचुरी सब्सिक्वेंटली, आने वाली सदियों में भी, बाद भी, हूएवर जो भी स्टेप ओवर हिज थ्रेशोल्ड ऑन अ रेनी डे, कोई बंदा अगर बारिश के दिन में घर से कदम बाहर निकालता, स्टेप्ड अप टू हिज एंकल्स इन मड, पेरिस में उसके सदियों बाद भी जो बंदा घर से बाहर निकालता था ना, उसके टखनों तक कीचड़ी कीचड़ होता था। वो कहता है कि उसके सदियों, उनकी गलियां पेव्ड थी कुर्तबा की, मुसलमान मुल्क की जो गलियां थी वो बड़ी पुख्ता थी, जबकि पेरिस में इस बात के सदियों बाद भी जिसने बाहर पांव निकाला घर से बारिश के दिन, वो टखनों तक कीचड़ में लथपथ हो गया। इसका मतलब है वहां पुख्ता गलियां नहीं थी, कच्ची गलियां थी। आप जरा हालात देखिए, थे तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। व्हेनेवर द रूलर्स ऑफ लियोन, जब भी लियोन का रूलर, रियर के हाकम को, नवेयर को, बार्सिलोना के हाकम को नीडेड, ये और मुल्क हैं, उनके मुल्कों के बादशाहों को जरूरत पड़ी किसी सर्जन की, डॉक्टर की, सर्जन की, एन आर्किटेक्ट, माहिर तामीर की, मास्टर सिंगर, किसी बड़े आला मुमताज गुलकार की, और ड्रेस मेकर या किसी लिबास बनाने वाले की, इट वॉज टू कार्डोवा दैट दे अप्लाइड, तो वो कुर्तबा की तरफ ही दरखास्त भेजते थे। वो कुर्तबा को दरखास्तें भेजते थे कि भाई ये हमारा काम कर दो, हमें मवार भेज दो, हमें डॉक्टर भेज दो, ड्रेस मेकर भेज दो, गुलकार भेज दो। द फेम ऑफ मुस्लिम कैपिटल पेनिट्रेटेड डिस्टेंट जर्मनी, दूर दराज जर्मनी तक मुसलमानों की ये शोहरत पहुंची। वेर, जहां अ सैक्सन नन स्टाइल्ड इट द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, जहां सैक्सन कहते हैं जर्मनी के रहने वाले लोग थे ना, सैक्सन कहते हैं, एक हिस्ट्री में नाम आता है ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, उसने इसको नाम दे दिया दुनिया का हीरा। वो नन थी, एक लिखती होगी ना, राइटर होगी उस वक्त ही, राहबा से कहते हैं, जो पादरी होते हैं उनके साथ जो चर्च में होती हैं वो राहबा होती है। नन ने इसको खिताब दिया ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड। बेटा अगला पैरा शुरू करने जा रहा हूं, ये वाला सफ़र नंबर 40 है। जो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सफ़र नंबर बुक खोल लें, सफ़र नंबर नई बुक का 40 है और इसका ऑलमोस्ट थर्ड पैरा है और ये लास्ट पैरा भी है इस सफ़े का। स्पेन अंडर द कैलिफेट वाज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट एंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड लैंड्स ऑफ यूरोप। मुसलमानों की खिलाफत के दौर में यूरोप की सबसे ज्यादा आबादी वाला, थिकली पॉपुलेटेड, थिकली होता है घनी, पॉपुलेटेड आबादी, उसमें वेल्थीएस्ट में थी, ये अमीर तरीन भी थी ये रियासत, और थिकली पॉपुलेटेड थी, ये बहुत ज्यादा गुंजान आबाद थी, बहुत ज्यादा आबादी भी थी वहां पे। तो कहते हैं कि द कैपिटल बूस्टेड सम 13,000 वीवर्स। कैपिटल होता है बूस्टेड, फख्र करता था, बूस्ट में नहीं शेखी बिगाड़ना, फख्र करना। तो 13,000 जुलाहों पर एंड फ्लोरिशिंग लेदर इंडस्ट्री, और अपनी उभरती हुई फलती फूलती हुई लेदर की इंडस्ट्री पर वो कैपिटल जो था उनका फख्र करता था। हर मुल्क फख्र करता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो वो भी फख्र करते थे। फ्रॉम स्पेन द आर्ट ऑफ टैनिंग, स्पेन से ये जो टैनिंग, चमड़ा रंगने का जो आर्ट था, एंड इम्बॉसिंग लेदर, और लेदर को इम्बॉस करने का, लेदर के ऊपर नक्शो निगार बनाने का जो फन था, वाज कैरी टू मोरक्को, वहां से पहुंचा ये मराकश में। मराकश है एक अफ्रीका का मुल्क है, मराकश, जिसका दारुल हुकूमत है रबात, वहां पहुंचा। एंड फ्रॉम दीज टू लैंड्स, यहां से इट वाज ब्रॉट टू फ्रांस एंड इंग्लैंड, यहां से फिर लाया गया ये फ्रांस में और इंग्लैंड में। ये फ्रांस में लाया गया जिसका दारुल हुकूमत पेरिस है, और इंग्लैंड में लाया गया तो बरतानिया का दारुल हुकूमत जो है वो यही लंदन है। तो एज अ टर्म कार्डवेनर एंड मोरक्को इंडिकेट्स, ये जो टर्म्स है ना, कार्डोवन, कार्डवेनर एंड मोरक्को इंडिकेट्स, ये सारी टर्म्स इंडिकेट करती हैं, इशारा इसी तरफ करती हैं कि ये यहां से चला। कहां से चला भाई? स्पेन से चला, मराकश में गया, वहां से स्पेन और इंग्लैंड में पहुंचा। और ये टर्म्स वादे करती हैं द रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, जो रेशम के कीड़े पालना, ओरिजिनली या मोनोपोली ऑफ चाइनीज, ये चाइनीज की मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होता है? इजारादारी थी। जैसे हमारे जब एक काम कोई एक ही इदारा करता है ना, उसे मोनोपोली कहते हैं। हमारे मुल्क में बिजली सिर्फ वापडा देता है तो उसकी मोनोपोली है, हम उसे मोनोपोली कहेंगे। और कोई भी, वैसे टेलीफोन महकमे की पीटीसीएल की पहले मोनोपोली थी, अब चूंकि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज बेटा आ गई हैं, जैसे बहुत सी कंपनीज हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपके हाथ पास मोबाइल हैं, कंपनीज के नेटवर्क हैं, तो सारी मोनोपोली टूटती है तो रेट कम होते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो जो मोनोपोली थी ना चाइना की, रेशम के कीड़े पालने पर चाइना की मोनोपोली थी, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम इनटू स्पेन। मुसलमान फिर इस फन को कहाँ लेके आए बेटा? स्पेन में लेके आए, वेयर इट थ्राइव्ड, जहाँ ये फला फूला। अल्मीरिया आल्सो प्रोड्यूस्ड ग्लासवेयर एंड ब्रास वर्क।
अल्मीरिया में शीशा साजी का काम होता था और ब्रास, ये इसके शहर हैं सारे ना स्पेन के। ग्लास का और ब्रास वर्क का पीतल साजी का काम होता था। पेटर्ना इन वलेंशिया वाज द होम ऑफ पोट्री। पेटर्ना वलेंशिया में जो पेटर्ना था, इलाका पेटर्ना था, वहाँ पे ज़रूफ साजी का काम होता, लकड़ी का मट्टी के बर्तन बनते थे वहाँ पे। तवज्जो कीजिए, लिखते जाइए साथ साथ अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। जीन एंड अलगार्व वर नोटेड फॉर देयर माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अलजीन और अलगार्व में सोने और चांदी की कानें थी। अगर आपकी तवज्जो हो तो ये सारी चीज़ें एक एक करके नोट करें। कार्डोवा फॉर इट्स आयरन लेड। कार्डोवा जो था, अब देखिए 13,000 वीवर्स की मैंने बात कर दी, फ्लोरिशिंग लेदर इंडस्ट्री की बात भी हमने कर दी, आर्ट ऑफ टैनिंग की बात भी कर दी, सिल्क वर्म इंडस्ट्री की भी, एग्रीकल्चर मेथड की आगे बात करेंगे। तो कहते हैं कि अल्मीरिया में कार्डोवा अपने आयरन के लिए, लोहे और लेड के लिए मशहूर था, शीशे के लिए। मलागा फॉर इट्स रूबीज मलागा जो था वो अपने हीरो की वजह से मशहूर था। टोलेडो लाइक दमिश्क, टोलेडो में भी दमिश्क की तरह कुछ काम दमिश्क में होते थे ना, तो टोलेडो में भी होते थे। क्या वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्वर्ड्स, अपनी तलवारों की वजह से मशहूर था टोलेडो। दमिश्क की तरह टोलेडो, यानी हर काम जो दुनिया में हो रहा था ना वहां भी हो रहा था। ये बादशाह का कमाल होता है, वो यहां तक लेके आता है बेटा। द आर्ट ऑफ इन लेइंग स्टील एंड अदर मेटल्स, कहता है कि स्टील के ऊपर अदर या और मेटल्स के ऊपर काम करना, गोल्ड एंड सिल्वर का, डेकोरेटिंग देम विद फ्लावर पैटर्न्स, उस पर फूलों के नक्शो नगार बनाने। एन आर्ट इंट्रोड्यूस फ्रॉम दमिश्क, जो दमिश्क से ये आर्ट इंट्रोड्यूस यहाँ कराया गया था। फ्लोरिस्ट, फला फूला इन सेवरल स्पेनिश एंड अदर यूरोपियन सेंटर्स, ये स्पेन में ही फैला और यूरोप के और भी कुछ मुल्कों में ये फन फैला। स्पेनिश अरब्स जो थे इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल मेथड, एग्रीकल्चरल मेथड बेटा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। प्रैक्टिस इन वेस्टर्न एशिया, जो एशिया में होता था ना पहले, यानी कि मगरबी एशिया में, इस तरफ से वो आए थे, एशिया में होता था, वहाँ जो एग्रीकल्चर का मेथड था वो वहाँ से इन्होंने यहाँ मुतारफ़ कराया। दे डग कैनाल्स, उन्होंने नहरें खोदी, उन्होंने नहरें खोदी। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, डग कैनाल्स, एक काम तो उन्होंने ये किया, उन्होंने डग कैनाल्स, नहरें खोदी। कल्टिवेटेड ग्रेप्स उगाए, इंट्रोड्यूस्ड और मुतारफ़ कराए। अमंग अदर प्लांट्स द फ्रूट्स, राइस, एप्रिकॉट, पीचेस, पोमग्रेनेट, ऑरेंज, शुगर कैन, कॉटन, सैफरॉन। उन्होंने बेटा वहाँ पे क्या उगाए? फल उगाए, चावल, एप्रिकॉट, खुबानी उगाई, आड़ू उगाया, अनार उगाए, ऑरेंज उगाए, शुगर कैन गन्ना उगाया, कपास उगाई और सैफरॉन क्या होता है? ज़ाफ़रान उगाया। द साउथ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला मैं यहाँ लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ पेनिनसुला बेटा। ये क्या होता है याद रखें, एक रकबा है, उसके तीन तरफ पानी है। जब तीन तरफ पानी हो तो उसे पेनिनसुला कहते हैं, वरना अगर चार तरफ पानी हो तो आइलैंड कहते हैं, जजीरा कहते हैं, और अगर तीन तरफ पानी हो तो पेनिनसुला कहते हैं। तो ये जो पेनिनसुला था, साउथ ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ पेनिनसुला के जो थे, स्पेशली फेवर्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल, वहाँ पे चूँकि आबो हवा और मट्टी अच्छी थी। डेवलप्ड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी, वहाँ पे शहरी और देहाती एक्टिविटीज बड़े अच्छे तरीके से हुई। हेयर वीट एंड अदर ग्रेन्स, वहाँ पर उन्होंने क्या उगाई? वीट, गंदम, अदर ग्रेन्स, बाकी दाने वगैरह, एज वेल एज ऑलिव्स, वहाँ पे जैतून भी उगाया, एंड अदर फ्रूट्स, और बाकी फ्रूट भी उगाए। वर रेज्ड बाय अ पीजेंट्री हु वर्कड द सॉइल ऑन शेयर्स विद द ओनर्स, और वहाँ पे किसने उगाए? उन किसानों ने उगाए जो ज़मीन के मालिक के साथ हिस्से पर काम करते थे, जो ज़मीन के मालिक के साथ हिस्से पर काम करते थे। तीसरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। चौथा बेटा मैं आपको अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो चौथा होगा, उसमें मैं कवर करूँगा, सारा सबक आपका कवर हो जाएगा। हर सबक को किताब खोल कर पढ़ा करें, इसको बार बार सुने, आपको समझ आ जाएगी। आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा, आपके पास तर्जुमा होगा, सवालों के जवाब लिखने आसान होंगे, अल्फाज के मानी पेपर में आते हैं वो लिखने आसान होंगे, तो ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाए, हलवा बन जाएगा बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही मुझे अपने टीचर को एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।